हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी भारत सर। मेरी आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र का। हमने इस अध्ययन विषय को दो हिस्सों में बांटा है। पहले ही क्लास में या वीडियो में हम राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र की अंतर्निर्भरता के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरे में साथ में अंतर भी देखेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र के बारे में जानना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह विषय है एक तरह से जो हमें अर्थ के बारे में, अर्थ से यहाँ आशय वित्त से है, धन से है, मुद्रा से है। ऐसा शास्त्र जिसमें मुद्रा संबंधी नियमों के बारे में विचार किया जाता है, उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। उसमें इस बारे में भी विचार किया जाता है कि मानव जीवन पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जन कल्याण के लिए बेहतर नीतियाँ क्या हो सकती हैं, आर्थिक नीतियाँ। इन सारी जुड़ी हुई चीज़ों को अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम समाहित मानते हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतना गहरा संबंध है कि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा मानते थे। देखो विद्यार्थियों, हमने ये भी देखा था कि कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और उसमें राजनैतिक सिद्धांतों की भी साथ में चर्चा है। तो निश्चित रूप से इनमें प्राचीन समय में काफ़ी अंतर निर्भरता रही है। तो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पहलुओं एवं आर्थिक संबंधों का अध्ययन है। यह धन अर्थात संपत्ति के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित शास्त्र है या विषय है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे बजट, कर, बैंकिंग, व्यापार, आर्थिक नियोजन आदि की नीतियों से संबंधित है। मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र एक ओर संपत्ति का अध्ययन करता है व दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। तो देखो मार्शल की परिभाषा में ये बात ध्वनित होती है कि व्यक्ति पर संपत्ति के प्रभाव का अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किस प्रकार संपत्ति को बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सकता है ताकि जनहित में राज्य ज़्यादा बेहतर कार्य कर सके। देखो विद्यार्थियों, गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में गुरुमुख निहाल सिंह ने कहा है, प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा माना जाता था तथा उनके अध्ययन का विषय राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना था। इसी प्रकार इसे घरेलू अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। राजनीतिक अर्थशास्त्र यह प्रकट करता था कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के अधीन है। दोनों की घनिष्ठता को गैटेल ने इस प्रकार व्यक्त किया है, आर्थिक परिस्थितियाँ राज्य के संगठन, विकास तथा क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं और प्रत्युत्तर में राज्य अपने कानूनों द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को बदलता है। देखो गैटेल की परिभाषा इन दोनों की एक दूसरे पर आश्रितता को व्यक्त करती है कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो राज्य के संगठन, शासन व्यवस्था, नीति, इन सारी चीज़ों पर प्रभाव डालती हैं और बदले में हम ये देखते हैं कि राज्य की नीतियों द्वारा प्रत्यक्षतः आर्थिक परिस्थितियां या आर्थिक हालात या अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र द्वारा ज्ञान की एक पृथक शाखा का रूप ग्रहण कर लेने पर भी अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों ही विषयों का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, जनता का कल्याण है। एक आर्थिक मोर्चे पर और एक राजनीतिक मोर्चे पर दोनों जनहित की तरफ उद्यत हैं। एक का लक्ष्य आर्थिक कल्याण है तो दूसरे का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की कामना राजनीतिक स्थिरता में ही हो सकती है। कोई भी उद्यमी है देश के अंदर, कोई भी बिजनेसमैन है, वो तभी
आर्थिक रूप से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है जब राजनीतिक स्थिरता होगी, शांति होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा। देखो विद्यार्थियों, हम देखते हैं अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, अर्थात अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। तो हमें अर्थात हम प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, पहला है राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास, आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम। राज्य की उत्पत्ति व विकास में आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी आर्थिक क्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक बन रही हैं। मार्क्स के शब्दों में, आदिम समाज में जब निजी संपत्ति की संस्था उत्पन्न हुई तो राज्य का जन्म हुआ। जब भी समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ तो राज्य के संगठन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो देखो, ये बात काफ़ी हद तक सत्य है मार्क्स की। रूसो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि निजी संपत्ति के उदय के बाद ही राज्य का उदय हुआ, क्योंकि जब निजी संपत्ति पैदा हुई तो लोगों में निजी संपत्ति के हक को लेकर, स्वामित्व को लेकर झगड़े पैदा हुए तो कानून की आवश्यकता हुई, राज्य की आवश्यकता हुई। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक हालात हैं वो उन्होंने राज्य और राजनीतिक संस्थाओं को शुरुआत से ही प्रभावित किया है। राज्य के उदय से पूर्व एक तरह से जो सामाजिक स्थिति थी उसमें भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा बिंदु है क्रांति, विद्रोह तथा आंदोलनों का आर्थिक आधार होता है। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि राजनीतिक क्रांतियों व आंदोलनों का प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1917 की सोवियत साम्यवादी क्रांति के मूल में तत्कालीन आर्थिक हालात थे। ये बात बिल्कुल सच है कि फ्रांसीसी जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की जो आर्थिक दशा थी, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी, लोग गरीबी और भुखमरी की स्थिति में जी रहे थे। उन सारी स्थितियों ने कहीं ना कहीं जनता को क्रांति के लिए मजबूर किया, क्रांति के लिए तैयार किया, क्रांति के लिए एकजुट किया। इटली में फासिस्ट तानाशाही, जर्मनी में नाजी तानाशाही व स्पेन के गृह युद्ध सभी के कारणों में आर्थिक तत्व हमें दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आर्थिक कारक किसी भी क्रांति, विद्रोह या आंदोलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्वयं अरस्तु ने भी क्रांति के कारणों में बड़ा प्रमुख कारण स्वीकार किया है कि एक आर्थिक असंतोष अगर होगा तो वो क्रांतियों को जन्म देगा, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्षतः। और हम ये देख सकते हैं देश व दुनिया में तमाम ऐसे झगड़े एवं उपद्रव होते रहते हैं जिनके पीछे आर्थिक कारक मौजूद रहते हैं। अगला बिंदु है आर्थिक दशाएं राज्य के कार्यों व नीतियों को प्रभावित करती हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राज्य के कार्यों व नीतियों पर आर्थिक दशाओं का प्रभाव हमेशा पड़ता है। 18वीं सदी में इंग्लैंड व शेष यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। परिणाम स्वरूप यूरोप के इन देशों ने उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। जैसा कि बिस्मार्क ने कहा था, मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। ऐसा इसीलिए हुआ कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो नीति थी उसके अंतर्गत जो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि यूरोप के बाहर नए केंद्र खोले जाएं, व्यापारिक केंद्र, ताकि वहीं से कच्चा माल लेके वहीं उसका उत्पादन किया जा सके और वहीं मार्केट अवेलेबल है, वहीं उसको बेच दिया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। तो जो मुनाफे का कंसेप्ट था वो औद्योगिक क्रांति के साथ आया। तो तत्कालीन आर्थिक हालातों ने राजनीतिक आधार पर ये चीज़ तैयार की कि जो स्थिति ये चल रही थी कि एक देश के द्वारा दूसरे देश में जो कच्चे माल का उपयोग करके उद्योगों की स्थापना की जाए और उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो इससे दुनिया के तमाम यूरोपीय देशों की राजनीतिक जो नीतियाँ थीं वो भी बदलीं और वो व्यापारिक केंद्रों के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया में अपने उद्योग स्थापित किए। आज के दौर में वैश्विक स्तर पर विकसित देशों द्वारा शोषण का जो नया रूप सामने आया है वह है नवोपनिवेशवाद, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विकसित राज्य विकासशील व अविकसित देशों से विश्व व्यापार के अंतर्गत शोषणकारी नीतियों के पक्षधर रहे हैं।
विकसित देशों द्वारा एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के अल्प विकसित व अविकसित देशों को आर्थिक सहायता देकर इन देशों की राजनीति को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह राजनीति पर अर्थ के प्रभाव का महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखो विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है और आर्थिक कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं। आज जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इतना अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है कि जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे अमेरिका है, शक्तिशाली हैं, जो पश्चिमी यूरोप के हैं, चाइना की भी कुछ कंपनियां हैं, वो छोटे छोटे देश हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उन देशों में विदेशी निवेश करके, तमाम तरह के समझौते करके वहाँ की राजनीति को, वहाँ की शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जो तत्कालीन सत्ता होती है उन देशों में, अगर वो उन कंपनियों का सहयोग नहीं करती, उनके बिजनेस को बढ़ाने में योगदान नहीं देती, तो वहाँ की सरकारें तक गिरा दी जाती हैं, तख्ता पलट तक करवा दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये विषय चिंतनीय है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ ये अध्ययन करना है कि जो आर्थिक कारक हैं या अर्थव्यवस्था है, उसका राजनीति विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।